गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हिंदी की कक्षा में हमने जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने संचार की परिभाषा और महत्व, उसके तत्व के बारे में जाना था। आज हम बात करते हैं कि संचार के प्रकार कितने होते हैं। संचार क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल होता है मुश्किल, एक जटिल प्रक्रिया है। इसके वैसे तो कई रूप हैं और जो ये रूप हैं वे एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हैं, यानी कि देखने में कुछ हो सकता है कि एक जैसे लगें, फिर भी इसके विभिन्न रूपों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला है इनका सांकेतिक संचार। जैसे आप कक्षा में खड़े हैं, मैं बिना बोले आपको इशारा करूं कि आप इधर आइए, तो ये क्या हो जाएगा? सांकेतिक संचार होता है। फिर दूसरा आता है आपका मौखिक संचार। अब मेरे सामने मेरे पिताजी आ जाते हैं, माताजी आ जाती हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ और आंखें भी झुकाती हूँ, सिर भी झुकाती हूँ, तो ये क्या हो जाता है? आपका मौखिक संचार होता है। अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते समय हम हाथ जोड़ते हैं और उनको प्रणाम का इशारा भी करते हैं, तो यह मौखिक समाचार है। मौखिक समाचार में क्या होता है? अमौखिक क्रियाओं की सहायता भी ली जाती है, जैसे आँखों, चेहरे, हाथ की गति आदि का इशारा लेते हैं। कई बार क्या होता है? खुशी, गम, डर आदि की भावना होती हैं, वे भी अमौखिक संचार के जरिए ही हम व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार, इसको इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इंट्रा क्योंकि दूसरा आएगा आपका इंटर, तो इसलिए मैंने इंट्रा पर जोर दिया। इंट्रापर्सनल हम क्या करते हैं? जब हम कोई योजना बनाते हैं तो क्या होता है? या तो किसी को याद कर रहे होते हैं या फिर कई बार हम अकेले भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस संचार प्रक्रिया में जो संचारक है, यानी कि सोचने वाला भी मैं एक हूँ और प्राप्तकर्ता भी मैं एक ही हूँ, तो ये कौन सा होता है आपका? ये इंट्रापर्सनल होता है, आपका अंतःव्यक्तिक संचार होता है। जब मनुष्य अपने तक ही बात को सीमित रखता है, यानी कि वो संचारक भी वही हो और प्राप्तकर्ता भी वही हो, तो वो आपका अंतःव्यक्तिक संचार यानी कि इंट्रापर्सनल संचार बन जाता है। और यह संचार क्या है? यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, अकेले में सुनने वाला कोई नहीं होता, तो वो भी क्या है? अंतःव्यक्तिक संचार का ही एक रूप होता है। फिर आपका आता है अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल। जैसे दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, बातें करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं, इंटरपर्सनल कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो फीडबैक होता है वह तुरंत मिल जाता है। और जैसे परिवार में हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे क्या होता है? जो हमारे रिश्ते होते हैं वह भी मजबूत बन जाते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी का लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? इस कौशल के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। फिर आपका आता है समूह संचार। समूह यानी कि ग्रुप, तो ग्रुप में कोई बात की जाए वो हो गया। जब एक समूह आपस में चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तो क्या होता है? समूह संचार होता है। टीवी पर देखिए, कोई भी न्यूज़ किसी को मिल जाए तो क्या होता है? उसमें 6-7 लोग बैठ जाते हैं और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं, तो वो हो जाता है समूह संचार। कई बार आप कक्षा में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो भी क्या होता है? समूह संचार होता है। फिर आ जाता है आपका जन संचार, मास कम्युनिकेशन। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रकार है। अब जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ या तो प्रत्यक्ष करते हैं ना प्रत्यक्ष संवाद, और अगर प्रत्यक्ष संवाद ना करें, किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के जरिए हम बातचीत करें या संवाद कायम करें, तो उसे जन संचार कहते हैं। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी क्या है? इसका जन संचार का एक रूप है, मास कम्युनिकेशन का एक रूप है, पार्ट है, आप उसको कह सकते हो। इसके लिए हमें क्या होता है?
कुछ उपकरणों की, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? रेडियो, अखबार, टेलीविज़न या इंटरनेट। अब हम इनसे कोई भी खबर कैसे भी होती है आसानी से जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जनसंचार के जो माध्यम है ना, वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब आता है जनसंचार की विशेषताएं। अब जनसंचार में क्या होता है? फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया, आपने क्लास में ग्रुप डिस्कशन किया तो उसका फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। टीवी पर कोई न्यूज में किसी को बुलाते हैं वार्ता के लिए, तो उस वार्ता में क्या होता है? 4-5 लोग होते हैं, फटाफट ही उनको फीडबैक मिल जाता है। जैसे पब्लिक उनको सुनती है तो अपना फीडबैक साथ साथ देती रहती है। और इसमें कोई भी हो सकता है, शहर के लोग हो सकते हैं, गाँव के हो सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो औरतें होती हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। अब जनसंचार में क्या होता है? जनसंचार माध्यम के जरिए जो कुछ भी प्रकाशित होता है या प्रसारित होता है तो वो क्या होता है? सार्वजनिक हो जाता है। अर्थात जो जनसंचार के संदेश होते हैं वो सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। अब जो जनसंचार है उसके लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा होता है कि इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल यानी कि गेट कीपर्स। तो ये नहीं है कि वो जनसंचार की सुरक्षा करते हैं या उसकी सेफ्टी करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर द्वारपाल नहीं बताया। द्वारपाल वह व्यक्ति होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। जैसे अब समाचार पत्र होता है, उसमें संपादक चाहिए, सहायक समाचार संपादक चाहिए और उप संपादक, यानी कि जो ये पोस्ट होती हैं ये क्या करती हैं? उस समाचार पत्र को ढंग से निकाल पाती हैं। तो उनको ही पता होता है, आपको और मुझे नहीं पता कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपना है, किस तरह छपेगा और कौन सी जगह को कौन सा कॉलम मिलेगा। तो ऐसे ही टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं। वे सभी कुछ तय करते हैं कि कब कौन सी खबर प्रकाशित करनी है, कब कौन से गाने आएंगे, कब कौन सा सीरियल आएगा। ये सारा इसी तरीके से चलता है। फिर मैं अब आपको बताऊंगी जनसंचार के कार्य। अब जिस प्रकार संचार के कई कार्य मैंने आपको बताए, उसी प्रकार जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं, मैं तो आपको कुछ ही बताऊंगी। सबसे पहला है सूचना देना। क्या होता है? जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य सूचना देना होता है। आप टीवी चलाइए, आपको कोई न्यूज़ लेनी है, टीवी चलाएंगे ना, तो टीवी पे क्या होगा? आपको फटाफट न्यूज़ मिल जाएगी एकदम से, और नीचे आता भी रहता है ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। उससे क्या होता है? आपको पता लग जाता है कि यह खबर अभी अभी आई है। फिर होता है शिक्षित करना। अब अपना, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है बेटा? जो जनसंचार माध्यम है उनसे लोगों को शिक्षित किया जाता है। अब जनता को शिक्षित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि पूरी की पूरी शिक्षा उनको जनसंचार से मिलती है, नहीं। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अब दुनिया के बारे में पता चलता है और अपने कर्तव्य का भी बोध हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो इस तरह की शिक्षा यहाँ पर मिलती है। फिर होता है मनोरंजन करना। मनोरंजन तो आप जो टॉम एंड जेरी देखते हैं, कार्टून देखते हैं बेटा, वो आप देख सकते हो। जो जैसा भी देखता हो, यानी कि जिसका जो पसंद हो। जो आपके घर में आपके फादर हैं बेटा, न्यूज़ को प्रेफर करते हैं। मदर्स जो होती हैं वो आपकी टीवी सीरियल्स देखती हैं, जिसकी जैसी पसंद होती है। तो जो ये चीज़ जनसंचार के माध्यम हमारा मनोरंजन करते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, टेप, वीडियो, इन सब से हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फिर होता है एजेंडा तय करना किसी भी चीज़ का। अब जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के द्वारा किसी देश या समाज का एजेंडा तय करते हैं। अब क्या होता है? जब समाचार पत्र या टीवी चैनल पर कोई खास घटना उठाई जाती है या किसी मुद्दे को उठाया जाता है तो या पर्याप्त कवरेज उसको देते हैं, तो क्या होती हैं? ये जो घटनाएं होती हैं ये साधारण लोगों में जाकर एक चर्चा का विषय बन जाती हैं और इससे क्या होता है? एक एजेंडा तय हो जाता है। फिर आता है आपका निगरानी करना, यानी कि जो जनसंचार के माध्यम हैं उनसे हम निगरानी भी कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य
सरकार और संस्थाओं के कामों पर निगरानी रखना भी होता है। अगर कोई सरकार गलत कदम उठाती है, कोई संस्था उठाती है, कोई संगठन उठाता है, तो उसमें जो अनियमितताएं हैं वे हम उजागर कर सकते हैं। जैसे आपके स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, वे इसीलिए होते हैं। सरकार में कुछ भी गलत चलता है, कोई व्यक्ति गलत करता है, तो स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं और उनकी बातों को सामने लाया जाता है। फिर विचार विमर्श के मंच। अब लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वह अलग अलग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। अब टीवी पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैसे एक एजेंडा तय होता है, तो अब भी मैं फिर आपको बताऊंगी कि टीवी पर लोगों को बुलाकर उनकी राय जानी जाती है या उनकी जब बहस कराई जाती है, तो उस लिए भी जो जनसंचार के माध्यम हैं वह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब आता है कि भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास होता ही रहता है। अब न जाने आपकी कितनी ऐसी साइट्स हैं और आप लोगों को पता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब किसके हैं? ये जनसंचार के माध्यम ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले यानी कि पौराणिक काल में कुछ भी जनसंचार के साधन नहीं थे बेटा। जैसे नारद मुनि को आप सभी जानते हो, देवर्षि नारद मुनि वीणा को बजाते हुए घूमते रहते थे ना, तो वो क्या करते थे? पृथ्वी और देवलोक के बीच में अपना संदेश देते रहते थे। हालांकि हम क्या कहते हैं, कोई इधर की खबर उधर करता तो हम कहते हैं कि तुम नारद मुनि हो, कहते हैं ना, लेकिन वो क्या थे? एक संदेशवाहक थे। उसी प्रकार आप महाभारत काल में भी लीजिए, महाराज धृतराष्ट्र थे और रानी गांधारी थी, तो उनको युद्ध की झलक कौन दिखलाया करते? संजय सुनाया करते थे। सारी बातें वही उनको बताया करते थे। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पुराने समय में आपका ये जनसंचार के माध्यम नहीं थे, जैसा भी समय था तब वो थे बेटा। उसके बाद आपका आता है समाचार पत्रिकाएं। तो इसमें जो जनसंचार के माध्यम है, इनमें रेडियो, टीवी, वीडियो और आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो अब जो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है वह क्या है? प्रिंट मीडिया, जिसमें आपके छपते हैं और जिसका आप प्रूफ रख सकते हो। प्रूफ तो आप किसी का भी रख सकते हो, लेकिन जो ये प्रिंट मीडिया होता है यह सबसे अच्छा बताया गया है। अब अन्य जो दूसरे दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, न जाने कितने हैं, उनके बाद भी जो प्रिंट मीडिया है उसका हम जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वह हमेशा बना रहेगा। अब ठीक है, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, आप किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को देख सकते हो, उनको सुन सकते हो, लेकिन जो प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों का जो आदान प्रदान होता है ना, उसे पत्रकारिता भी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वे आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अब जो समाचार पत्र होते हैं इसमें 3 पहलू होते हैं। समाचारों को संकलित करना, इकट्ठा करना अलग अलग से, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और फिर अंत में आपका आ जाता है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। अभी जो तीनों काम किसके अंतर्गत आते हैं? तीनों काम आपस में जुड़े हैं, लेकिन समाचारों को संकलित करना और उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, ये किसके काम आते हैं? ये पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा काम है कि भाई उनको पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना, वो किसके अंतर्गत आता है? वह आपका जो तकनीकी विभाग है उसके अंडर आ जाएगा। अब जो खबरें लाते हैं उनको क्या कहते हैं? जो खबरें लाते हैं उनको संवाददाता कहते हैं। अब ये क्या, जब दुनिया में कोई भी घटना क्या होती है? समाचार बन सकती है, लेकिन वह खबर ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग उसको पढ़ सकें, सुन सकें और लोगों को अच्छी लगे। अब जो इस संसार में पत्रकारिता को आए हुए 400 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1780 में, 1780 में जेम्स ऑगस्ट थे, उन्होंने निकाला था बेटा बंगाल गजट, उससे हुई थी। और उसको कहाँ से निकाला गया था? कोलकाता से निकाला गया था। अब हिंदी का एक पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड,
ठीक है। यह पत्र 1826 में कोलकाता से ही निकला था। और किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, उनके संपादन में इसको निकाला गया था। मैंने दो आपको बातें बताई कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1780 में। किससे? जेम्स ऑगस्ट के बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से निकला था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र भी, क्या नाम था उसका? उदंत मार्तंड। यह भी निकला था कहाँ से? कोलकाता से ही निकला था। कौन से सन में निकला था बेटा? यह पत्र 1826 में निकला था। किसने निकाला? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने निकाला था। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम भी विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा आपका आता है कि कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र हैं, ये आपको आसानी से पता है। जैसे नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सारे आपके आ जाते हैं। जनसत्ता भी है एक इसमें। कुछ पत्रिकाएं भी हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक आदि। तो ये मैंने आज आपको बताए कि जो जनसंचार के माध्यम है उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनका विकास धीरे धीरे कैसे होता चला गया है और इनकी शुरुआत कैसे हुई थी।